हालांकि तालियां बहुत ज्यादा बज चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। न्यूज़ 24 के मंथन में हमारे साथ महज 11 साल में देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन जाने वाली, दिल्ली में बम्पर जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली 2 बार, और अलावा इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज बुलंद करने वाली, और फिर उसी भ्रष्टाचार के आरोप में नप जाने वाली पार्टी के 3 बड़े चेहरे हमारे साथ आज मौजूद हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि मफलर मैन एक टैग बड़ा पॉपुलर हुआ आपके लिए, आजकल मफलर गायब क्यों है? नहीं, मफलर गायब नहीं है। मेरी शाम की रैली देखिए, उस टाइम ठंड होती है, रोज मफलर पहन के जाता हूँ। आपके यहाँ स्टूडियो में इतनी गर्मी है, ये स्वेटर भी मुश्किल लग रहा है मुझे। खांसी कैसी है आपकी? खांसी थोड़ी है, आजकल इतना ज्यादा बोलना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है चुनाव के बाद ही ठीक होगी खांसी। पोल्यूशन भी एक फैक्टर है क्या? दिल्ली का पोल्यूशन भी एक फैक्टर है जी। अच्छा, मैं सवालों की शुरुआत करूं अरविंद जी आपसे, और थोड़े से गंभीर सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। पूरा देश एक ऐसे चेहरे के तौर पर आपको देखता है जो राजनीति में नहीं आना चाहता था, कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब राजनीति में आया तो दरअसल राजनीति का ट्रेंड बदल दिया उस चेहरे ने। सबसे बड़ा स्टेक अरविंद केजरीवाल का, हाईएस्ट स्टेक दिल्ली के चुनाव में दांव पर लगा है क्या? वो टैग जो आम आदमी का था, जो देश के करोड़ों लाखों लोगों ने आम आदमी की टोपी पहनी थी, झोले पर, ऑटो रिक्शाज पर, सब जगह एक आम आदमी छपवा दिया गया था, और उसके पीछे अरविंद केजरीवाल एक नायक के तौर पर था। मेरा कुछ भी स्टेक पे नहीं है, इन सब लोगों का स्टेक पे है। ये आपने प्रश्न अच्छा पूछा है। किसी ने पूछा है कि केजरीवाल जी आप हार गए तो क्या होगा? वैसे तो हार नहीं रहे, लेकिन अगर हार गए तो इनके बच्चों की 18 लाख बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? जो बड़ी मुश्किल से दिल्ली में स्कूल ठीक किए हम लोगों ने, उनका क्या होगा? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ सालों में 5 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सत्ता आई तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। मुझे चिंता है अगर हम हार गए तो दिल्ली के लोगों का इलाज का क्या होगा? वो इलाज कराने कहाँ जाएंगे? अगर हम हार गए तो जो महिलाएं बस में फ्री यात्रा करती हैं, उन महिलाओं के बजट का क्या होगा? दिल्ली के अंदर महंगाई, आज एक परिवार में मान के चलो 2 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं तो 10,000 रुपये तो फीस के बच गए, 5,000 रुपये महीने के इलाज के दवाइयों के बच गए, 2,000 रुपये बस के बच गए, मिलू के 18 से 20,000 रुपये का हर परिवार की बचत हो रही है। परिवारों का बजट का क्या होगा? केजरीवाल छोटी सी चीज़ है, केजरीवाल हार गया तो केजरीवाल का कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को चिंता ये रहती है जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हमने 10 साल में बड़ी मेहनत से दिल्ली को संवारा है, हमारी दिल्ली का क्या होगा? नहीं, अब वो केजरीवाल बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटा आदमी जो एक प्रचार था, वो नहीं रहे क्या केजरीवाल? अगर 45 करोड़ का शीश महल बनेगा अरविंद केजरीवाल जी, तो आम आदमी के तो घर में 5-6 करोड़ के पर्दे होते नहीं। ये एक परसेप्शन लॉस है क्या? मैं ये बहुत ईमानदारी से आपसे पूछना, मैं भी बड़ी ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ। ये 45 करोड़ की फिगर आई कहाँ से? पीडब्ल्यूडी का एक रिपोर्ट है। नहीं, वो तो पीडब्ल्यूडी का तो फोटोशॉप करके मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी का दे दूंगा मोदी जी का। तो एक मिनट, इन्होंने बहुत दिन तक, हम चुनाव लड़ते हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर, नाली, लोगों के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं।
बहुत दिन तक इन्होंने चिल्लाया शीश महल से, हमने जवाब नहीं दिया। हम उसमें फिर एक दिन सौरभ ने कहा और संजय सिंह ने कहा कि खोल दो शीश महल, सबको देख लेने दो। भाई कह रहे हैं 4 करोड़ के पर्दे, वहां कपड़े के पर्दे हैं यार। तो इन्होंने, वो कहते हैं स्विमिंग पूल बना हुआ है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। वो कहते हैं बार बना हुआ है, कोई बार नहीं है। वो कहते हैं सोने के टॉयलेट है, कोई सोने के टॉयलेट, सब झूठ का पुलिंदा है। तो बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया वो झूठा वीडियो। एक मिनट। तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाई खोल दो आप इसको, सारी जनता को खोल दो, जनता देख लेगी जाके कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ पर्दे हैं, कौन से पर्दे हैं, कौन सा, तो जनता को देख ले। उन्होंने पुलिस लगा के और रोक दिया। इन्होंने कहा भी उसी टाइम प्रधानमंत्री जी का भी राजमहल बना था जिसपे 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए। बताते हैं 300 करोड़ के कारपेट आए, 400 करोड़ रुपए के झूमर आए, उसको भी खोल दो, जनता देख लेगी। इनका, चलो वो तो छोड़ो, इनका दफ्तर, आप तो गई होंगी इनके दफ्तर में। उनका दफ्तर कौन वाला दफ्तर, जो हेडक्वार्टर ITO वाला दफ्तर, वो दफ्तर कौन से शीश महल या उससे कौन सा वो, तो उनके दफ्तर को भी, एक मिनट, दफ्तर को भी खोल दो जरा, जनता जाके देखे इनके दफ्तर कैसे हैं। 5 स्टार है इनके दफ्तर, और 400 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने उस तरह के शानदार दफ्तर बनाए, वो भी खोल दो। तो ये खोलने को तैयार नहीं है पुलिस। सौरभ जरा सा आप इस पे रोशनी डालो, जब आप गए उस दिन दिखाने। नहीं देखिए, लेकिन वो दरअसल सौरभ में ये आप जो अरविंद जी बात कह रहे हैं, जो नहीं, मैं एक सवाल इसमें छोटा सा रख देती हूँ। जो अरविंद जी बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो हेड ऑफिस है वो भी एक आलिशान होटल के जैसा ही है, लेकिन वो आम आदमी की बात करके, कॉमन मैन की बात करके पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे थे भाई हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाएंगे और चल जाएंगे। वो भी तो यही कहते थे। तो जरा सा देख ले दुनिया की फकीर कैसे रहता है भाई। तो गरिमा जी, फकीर की कुटिया देखने का हक तो हम गरीबों को भी है। तो हम भी देख लें। और इसमें मतलब एज अ पत्रकार भी आप ये बताइए, आप भूल जाइए सब कुछ, एज अ जर्नलिस्ट भी आपको लगना चाहिए ना भाई। बहस ये हो रही है कि एक मुख्यमंत्री का मकान बना दिल्ली में, उसी समय, उसी कोरोना के समय एक प्रधानमंत्री का मकान बना, दिल्ली में ही बना। एक के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बहुत आलीशान है। हमने कहा दूसरा भी आलीशान है। ट्रांसपेरेंसी के लिए एक दिन के लिए सारे जर्नलिस्ट के लिए दोनों मकान खोल दीजिए, जनता अपने आप फैसला ले लेगी कौन सा राजमहल है, कौन सा शीश महल है। अच्छा सौरभ, ये 11 साल में क्रिएटिविटी के लेवल पर एक काउंटर तो तैयार किया आपने, लेकिन शीला दीक्षित का भी तो घर सरकारी आवास ही था। तो मनमोहन सिंह जी का भी तो सरकारी आवास था। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, शीला दीक्षित पर तो बहुत बिहारी वाजपेयी जी भी तो सरकारी आवास में आक्रामक थी आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं आपकी शीला दीक्षित का भी सरकारी आवास। उनके घर के वीडियो देखे आपने? जी देखे, मैंने इंटरव्यू किया शीला दीक्षित। नहीं, उनके घर के वीडियो देखे हैं? बहुत साधारण वीडियो आप कहीं के बना लो, वीडियो तो वैसे ही अच्छे दिखते हैं। फर्श पे पोछा लगा दो, उसका वीडियो बना दो, बहुत सुंदर दिखता है। हम भाई, जैसे आपने कहा, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आप गई थी। जनता को उस मेरे सीएम आवास पे जाने दीजिए ना, जहां मैं रहता था। अब तो मैं रहता भी नहीं हूँ, मेरा तो घर नहीं है वो, मैं तो वहां रहता भी नहीं हूँ। आप जनता को खोल दो, जनता की खोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत है? वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो कीचड़ फेंक रहे हैं। जैसे पूरा शराब घोटाला फर्जी है, वैसे ही शीश महल फर्जी है। नहीं, एक और सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शीला दीक्षित का जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा, उनके गुजरने के तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि इन बरसों में आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया क्या? आप कहा करते थे कि कांग्रेस को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और कांग्रेस के खिलाफ हम बाकायदा एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शीला दीक्षित के घर विजिट करने नहीं पहुंचा। जब मैं पहली बार 49 दिन में मुख्यमंत्री बना था, मैंने देश के सबसे पावरफुल आदमी के खिलाफ एफआईआर कराई थी, जिसका नाम ही अपने मुंह से नहीं ले सकते, उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। दम है हमारे अंदर। जैसे ही मैं दूसरी बार बना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। मैं आज आपके चैनल के जरिए चैलेंज कर रहा हूं, मेरे को एंटी करप्शन ब्रांच 1 महीने के लिए दे दो। इनके सारे इलेक्टोरल बॉन्ड, इनके ईडी का घोटाला,
बीजेपी वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी कोई बाहर नहीं बचेगा, ये सारे अंदर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अब वही तो कह रही हूं मैं, वो स्टेक पर है क्या सर? क्योंकि दिल्ली की जनता अगर 2020 का आपका वो वादा याद करे कि मैं सारे लोगों को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, अगर 2025 तक ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली के लोग मुझे वोट ना दें, ये भी एक वादा था। मैंने कहा था, मैं मानता हूँ, और आज आपके चैनल पे मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक एक वादा याद रखता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बोलूँ 15 लाख दूंगा और ना दूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलूँ 2 करोड़ दूंगा और ना दूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जो बोलूँ 2022 तक पक्के मकान बना दूंगा और ना दूँ। मैंने 3 वादे किए थे 2020 में। मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा, मैंने कहा था हर घर में पीने का पानी सीधे टूटी से 24 घंटे आएगा ऐसा इंतजाम कर दूंगा, और मैंने कहा था यमुना साफ कर दूंगा। मैं तीनों वादे पूरे नहीं कर पाया। उसका कारण था, पहले जैसे हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी और मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल कोरोना में बीत गए, और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने फर्जी केस में जेल 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 जेल, हमारी पूरी टीम बिखर गई है। एक बार पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया, फिर मनोज सिसोदिया जी को जेल भेज दिया, फिर मेरे को जेल भेज दिया। ये पूरा 2 साल जो है हमारा एक डिस्टर्ब हो गया। अब हम इन पचड़ों से निपट चुके हैं, हम सबको बेल मिल गई है। अगले 5 साल में ये तीनों वादे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो दिल्ली का मैंने सपना देखा है, उस सपने का एक हिस्सा है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें अलग लेवल की होनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर पानी का शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर में 15 दिन पहले मैं इनॉग्रेशन करके आया हूँ। वहाँ लोगों को 24 घंटे पानी सीधे नल से साफ पानी आना शुरू हो गया है। अब ये पूरे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो गया, पूरे दिल्ली में फैलेगा। यमुना आपके घोषणा पत्र में इस बार है? इस बार है। कब तक का आपका अगले चुनाव के पहले मैं कर दूंगा, उसमें भी काफी काम हो गया, मैं बता देता हूँ। यमुना में दिल्ली का सारा सीवर जाता है। सीवर कौन सा जाता है? दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। हमारी 2014 में जब 15 में सरकार बनी, कच्ची कॉलोनियों में किसी भी तरह का विकास अलाउड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे। तो कच्ची कॉलोनियों का सारा सीवर नालियों में बहता था और नालियों के जरिए सीधा यमुना में जाता था। इन 10 सालों में दिल्ली की 1792 कॉलोनियों में हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की ऑब्स्टेकल जो अड़चन थी वो पार की, जो भी करके हमने सब जगह सीवर नेटवर्क लगा दिया है। ये सबसे बड़ा 80% काम यही था। वो 80% वर्क इज डन, ऐसा कह रहे हैं आप? यस, 80% वर्क इज डन। अब ये जो सीवर का नेटवर्क है, मोस्टली कॉलोनियों में उनसे इंडिविजुअल घरों के कनेक्शन भी लग गए हैं, कुछ बचे हैं वहाँ भी इंडिविजुअल। अब ये सीवर का मुंह जो है वो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मोड़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आज एक कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को हम 1.5 गुना बढ़ा रहे हैं। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, 1.5, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये 1.5-2 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको वहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलेगा वो 10/10 प्योरिटी का होगा, वो यमुना में जाएगा, यमुना साफ हो जाएगी। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं 5 साल मांग रहा हूँ। 5 साल आप मांग रहे हैं मनीष जी। हालांकि मैं अभी महिला सम्मान पर, सारी योजनाओं पर, और जैसे आप बहुत एक कहें कि बड़ी क्लेवर अप्रोच के साथ सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन मनीष जी, पटपतगंज जो आपकी विधानसभा थी, जिसे आपने सींचा, तकरीबन 3 बार आप वहां से चुनाव लड़े और तीनों बार उस जनता ने आपको जिताया, इस दफा क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों आपको सीट बदलनी पड़ी? देखिए, पटपतगंज के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया जब से राजनीतिक शुरुआत की, तो मैं कह सकता हूँ कि पटपतगंज में मेरा राजनीतिक जन्म हुआ था। एब्सोल्युटली। और 3 बार बहुत अच्छे से लोगों ने जिताया। पर क्या होता है, कई बार आपको अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए किसी राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत कुछ फैसले लेने होते हैं। जैसे मोदी जी को गुजरात ने मुख्यमंत्री बनाया, एमएलए से लेके एमपी बनाया, सेंट्रल से लेके स्टेट में जो भी दिया, पर मोदी जी गुजरात छोड़ के किसी कारणवश अपनी किसी राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत उत्तर प्रदेश पहुंच गए चुनाव लड़ने। तो कोई पॉलिटिकल फैसला था। वैसे ही मेरा एक विजन है, वो पर्सनल भी है, मेरी पार्टी का भी है, कि देश का हर एक एजुकेशनिस्ट ये फील करे कि आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है।
उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील करें। देश में युवाओं के बीच इतने सारे एजुकेशनिस्ट काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग युवाओं के एजुकेशन के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए एजुकेशन दे रहे हैं उनको। मैं ये ख्वाब रखता हूं कि वो सब के सब ये फील करें कि अगर मुझे कभी राजनीति में जाना है तो आम आदमी पार्टी में जाऊंगा, एजुकेशन ठीक करने के लिए काम करूंगा। एक मिनट। तो इसी दिशा में पहला मौका मुझको मिला अवध ओझा जी के साथ में। वो देश में बहुत पॉपुलर एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई राजनीति, मतलब हर आदमी इस तरह से सोचता है राजनीति में आए कि ना आए, आए कि ना। उन्होंने पूछा भाई अगर मुझे चुनाव लड़ाओगे तो कहाँ से लड़ाओगे? तो ऑब्वियसली मेरे जैसा आदमी जो पार्टी में रहता है तो कहता है अरे सर आप बताइए ना कहाँ से लड़ेंगे, दिल्ली में जहाँ से भी लड़ना है लड़ लेंगे, लड़ा देंगे, मेरी सीट ले लो। तो उन्होंने कहा, उनका एक लॉजिक था कि मैं पटपड़गंज में रहा हूँ शुरू में, तो मैं क्या आप मुझे पटपड़गंज से लड़ा देंगे? अब क्योंकि मैंने तो कहा था कि कहीं से भी लड़ा देंगे और मुझे एक पोजीशनिंग लेनी है कि भाई आपका स्वागत है, तो मैंने कहा आ जाइए पटपड़गंज से लड़ लीजिए। अब वो तैयार हैं, पटपड़गंज से लड़ रहे हैं। मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि पूरी दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया है, और कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने मुझे कम से कम 10-12 एमएलएज ने जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, जंगपुरा से, अलग अलग सीटों से, अलग अलग सीटों से। मैंने कहा ठीक है मैं जंगपुरा से आ जाता हूँ, मैं जंगपुरा चुन लिया। लेकिन क्या ये फियर फैक्टर भी था क्या मनीष जी कि मात्र 3,500 वोटों की जीत रह गई? जब इन्होंने अवध ओझा जी को पटपड़गंज ऑफर की थी, पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, मनीष जी के जेल जाने के बाद पटपड़गंज में इनको लेके जबरदस्त सिंपैथी थी, और पटपड़गंज हम भारी मतों से जीत रहे थे, तो उन्होंने अपनी जीतने वाली सीट अवध ओझा को दी है। नहीं, लेकिन ये भी सच है क्या मनीष जी कि भाई रविंद्र सिंह नेगी ने भी, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पटपड़गंज में, उन्होंने बड़ी टफ फाइट दी, 70,000 के वो आसपास आपको वोट मिले, और तकरीबन 66,000 के आसपास रविंद्र सिंह नेगी को वोट मिले। 2015 का अंतर। 2015 में तो टफ फाइट थी ना, 2015 में तो बड़ा विन-विन सिचुएशन, एक तरफा जीत थी। हर चुनाव अलग होता है, 2015 अलग था, 2020 अलग था, 2025 अलग है। अच्छा अरविंद जी, सौरभ जी आ रही हूँ। अरविंद जी, ये महिला सम्मान पर एक बड़ी जंग है, और क्योंकि बीजेपी 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, महिला सम्मान पर बाजी अपने नाम कर चुकी है, बंद करने वाली है, अब अनाउंस कर चुकी है। हाँ, वो हरियाणा में तो शुरू ही नहीं की, और महाराष्ट्र में कह रहे हैं अब चुनाव हो गए अब बंद कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं सबको ही एक ही जवाब देता हूँ, मैं बनिया का बेटा हूँ। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी, पाई का हिसाब रखते हैं। मैं बनिया का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, कहीं से भी पैसा लाऊं। आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब? ये डीले। तो जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा था तो कहा गया, मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, बोले कहाँ से करेगा? मैंने कहा मैं कर दूंगा ना, बनिया का बेटा हूँ। उन्होंने कहा पानी, मैंने कहा पानी फ्री कर दूंगा, बोले कहाँ से करेगा? कर दिया ना, ये भी कर दूंगा। कर देंगे। लेकिन सौरभ, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक सरप्लस बजट का बड़ा दिल्ली का एक बैज ऑफ ऑनर था, सरप्लस बजट 14 लगभग 2017 में 14,456 करोड़ का सरप्लस बजट था। अभी भी है, सरप्लस है। ये घटकर 1,495 करोड़ रह गया। सौरभ, ये एक कहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, डिफिकल्ट बैटल है क्या? आप गूगल करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्य कई लाख करोड़ के डेफिसिट में, लाखों करोड़ रुपए का जो है इनके ऊपर लोन है। आज भी दिल्ली जो है सरप्लस में है। ये ऊपर नीचे तो चलती रहती है, ये छोटा मोटा चलता रहता है, बट आज भी हम सरप्लस में हैं। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली का जो बजट था वो करीब 30,000 करोड़ का था। इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ वो 77,000 करोड़ का था। 77,000 करोड़। तो वो 2.5 गुना हमारा बजट, मतलब 2.5 गुना सरकार की आमदनी बढ़ी है, तभी तो खर्चा हो रहा है। नहीं, लेकिन हाँ, ये बात आपकी तो आगे और भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि रुकी रहेगी, तो आमदनी बढ़ेगी और बढ़ेगी। लेकिन महिलाओं को अगर वो अकाउंट में पैसे पहुंच गए होते तो एक बेनिफिशियरी क्लास एक अलग से तैयार होता। ये कहीं क्या देर हो गई क्या पार्टी से? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और आप कहोगे कि बेनिफिशियरी क्लास जो है ना, वो बिल्कुल कूद रहा है। मेरी बात सुनिए। एक हफ्ते पहले सर मैं जमरूदपुर गांव में गया, तो मैं ऐसी मीटिंग ले रहा था, तो एक आंटी खड़ी हुई, कह रही बेटा मैंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैंने कहा जी क्या करोगी? तो बोली 1,000 के 2 सूट लाऊंगी चांदनी चौक से, और 100 रुपए के खाऊंगी गोलगप्पे।
तो सुनिए, बस में फ्री राइड है। सुनिए, बस तो में किसी free ने ride पूछा है। उससे कि भाई 1000 के 2 सूट हो गए, 2000 100 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, किराया, कह रहे किराया तो पहले ही फ्री है। तो लोगों ने फिर वो आगे बोली, कभी कनॉट प्लेस में जाके टिक्की खाऊंगी, कभी इंडिया गेट पे जाके कुल्फी खाऊंगी, केजरीवाल भाई है मेरा, पैसे भेजेगा, खूब बस में घूमेंगे। तो लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षा में मिल रही है, स्वास्थ्य में मिल रही है, बिजली में जो है उनका पैसा बच रहा है, पानी में बच रहा है, उनको भरोसा है कि वो पैसा मिलेगा उनको। लेकिन कल से योगी जी की भी आमद हो रही है, इस्तकबाल करेंगे योगी जी का, स्वागत नहीं करोगे हमारा? योगी जी पूछ रहे हैं। उनका स्वागत है दिल्ली के अंदर, दिल्ली दिल वालों की है, हाँ। सबका स्वागत है। लेकिन बीजेपी जिस हिंदू मुस्लिम प्लांक पर आपको ले आई अरविंद जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हिंदुत्व का जो प्लांक है ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है? बीजेपी हिंदुत्व को राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। हम हिंदुत्व को अपने भगवान से अपना रिश्ता मानते हैं। मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म को मानता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ। समय समय पे मैं जब जेल से छूटा, मैं वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया, मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने गया, मैं 2 हफ्ते पहले सालासर दर्शन करने गया। ये मेरा, मैं आके दिखावा नहीं करता। ये लोग हिंदुत्व को केवल और केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों के लिए अपना पर्सनल निजी मामला है। लेकिन अरविंद जी, बीजेपी आपको चुनावी हिंदू कह रही है, और चुनावी हिंदू इसलिए कह रही है कि 2022 से वो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा देने का। है आपको, बीजेपी बड़ी गंदी पार्टी है। बीजेपी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्यों चिंता करती हैं आप इनकी बात करो ना। ये क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर लगातार कि भाई आप चुनावी हिंदू हैं, दिल्ली के राजा बाबू हैं। आप में से किन किन लोगों को लगता है कि अच्छे स्कूल बनने चाहिए? आप में से किन किन लोगों को लगता है कि अच्छे अस्पताल बनने चाहिए? हाँ। आप में से किन किन लोगों को लगता है कि अच्छी सड़कें बननी चाहिए? आप में से किन किन लोगों को लगता है कि अच्छा पानी आना चाहिए? आप में से किन किन लोगों को लगता है कि बीजेपी के प्रश्नों के जवाब देने चाहिए? लेकिन लड़ तो उन्हीं के खिलाफ रहे हैं आप। उनके जवाब क्यों दें? वोट तो इन्होंने देना है, वोट बीजेपी ने थोड़ी देना है। अच्छा, तो आप मैं मेरा सुझाव है, देखिए मैं इंजीनियर हूँ, पहले भी इंजीनियर था, आज भी इंजीनियर हूँ, भविष्य में भी इंजीनियर रहूँगा। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है, बदकिस्मती से राजनीति सीख ही नहीं पाया मैं, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। लेकिन आप तो बड़े बड़े राजनेताओं से आगे निकल गए भाई, 67 सीटें एक बार ले आए, काम के नाम पे, इंजीनियरिंग के। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? नोएडा बगल में है, नोएडा में आज भी 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं। एक बेनिफिशियरी बैठी है आपकी यहीं पर। एक मिनट मैं पूरा कर लूं। आप हरियाणा में फोन कर लो, इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 20 राज्यों में से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। गुजरात में 30 साल से सरकार है, 30 साल में अभी तक ये 24 घंटे भी, पूरे देश में अकेला दिल्ली है जहां 24 घंटे बिजली आती है। क्यों? मैं इंजीनियर हूं, मुझे इंजीनियरिंग आती है, इंजीनियर होने के नाते मेरे को पता था बिजली कैसे देनी है 24 घंटे। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को ये पता है पानी कैसे देना है 24 घंटे। आप मेरे से पूछो कैसे दोगे पानी, मैं अभी सारा फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन ये बीजेपी ने ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? कांग्रेस ने ये, अरे कहने दो ना यार। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती अरविंद जी? मेरे को बिल्कुल नहीं आती। तो ये कमाल कैसे हुआ कि भाई एक बार 2015 में 96% का सक्सेस रेट और 2020 में इंजीनियरिंग का कमाल है, पॉलिटिक्स का कमाल नहीं है। 67 सीटें और 62 सीटें। देखिए, एक तो मैं इंजीनियर हूँ, एक मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, ये भी पढ़ा लिखा है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो अतिशी और भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, Absolutely. राघव चड्ढा और भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो इस बार ये सारी जो टीम है हमारी, हम सारे मिलके
काम करना आता है। इस बार कितनी सीटें जब अरविंद जी? आप हमसे ये बीजेपी ने ये कहा और कांग्रेस ने, इनके जवाब हमारे पास। लेकिन आप तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस संजय सिंह कॉन्फ्रेंस भी में प्रेस क्या करता कॉन्फ्रेंस हूँ? करते हैं, प्रेस मनीष जी। कॉन्फ्रेंस में करके कहता हूँ मैं महिलाओं के लिए ये काम करूंगा, मैं आपको 24 घंटे पानी ऐसे दूंगा, मैं धोबी समाज के लिए ये करूंगा, मैं सफाई कर्मचारियों के लिए फ्लैट घर बना के दूंगा। मैं तो जनता की बातें करता हूँ। अच्छा अरविंद जी, इंजीनियरिंग का पेशा आपका, आप रमन मैग्सेसे अवार्डी भी हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंजीनियर राजनीति में आया और राजनीति बदल दी उसने। इस बार का क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, क्या कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग क्या कहती है आपकी? कितनी सीटें दिल्ली में? देखिए, पहले मैं कागज पे लिख के दिया पहले करता आप था, बताया करते थे। मैंने वो करना छोड़ दिया। उसका कारण है, अंदर जब मैं जेल गया तो मैंने गीता बहुत पढ़ी और एक चीज सीखी कि कोई भी निर्णय भय और लालच से नहीं करना चाहिए। मैं कोई निर्णय करता हूँ और मन में डर होता है, वो निर्णय गलत है, या लालच होता है, वो निर्णय गलत है। निस्वार्थ भाव से निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी चीज, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को खत्म कर देती है। बड़े बड़े रावण को भी और दुर्योधन को भी अहंकार ने खत्म कर दिया। वो जो साइन करना और शीट पे लिखना, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसमें आ जाता है हम तो जीत रहे हैं जी, हमारी तो इतनी सीट, अरे जिताने वाले भी यही हैं और हराने वाले भी यही हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो जनता में जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है, मेरे को ये लगता है कि हमारे को बहुमत मिलना चाहिए। यही लोग देंगे बहुमत, अच्छा बहुमत मिलना चाहिए, पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। बाकी ये भगवान है, ये जनता जनार्दन है। अच्छा अरविंद जी, इस बार नई दिल्ली सीट थोड़ी सी ट्रिकी है ना? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से। संदीप से दीक्षित है और मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो लेकिन प्रवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने तो लिख कर दे दिया बाकायदा आपके स्टाइल में कि 20,000 वोटों से आप हारेंगे इस बार। कहने दीजिए उनको, जिताने वाले भी यही हैं, हराने वाले भी यही हैं। तो आप काउंसलर का टिकट देंगे? बिल्कुल। एक कोई सवाल पूछना चाहता है ऑडियंस? हाँ। 2013 का चुनाव हमने देखा, तब आप नई नई राजनीति में आए थे। उस समय आपका एक अलग ऑरा, एक अलग एग्रेशन से चुनाव लड़ रहे थे। 2015 का चुनाव हमने देखा और 2020 का चुनाव देखा। अब 2025 का जो चुनाव है वो बिल्कुल आपका एटीट्यूड, आपका एग्रेशन बाकी 2 चुनाव से बदला हुआ दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? क्या हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी की कैंपेन चल रही है, शायद आपकी ही विधानसभा में जिस तरह से आरोप लगे कि पैसे बांटे गए, सारी चीज़ें हुई, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए एग्रेशन है, या चुनाव इस बार टफ है इसलिए एग्रेशन है? नहीं, बात केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना नहीं है। जनतंत्र को भी तो बचाना है ना। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का इस देश के जनतंत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्हें किस लिए याद किया जाएगा? 2 चीज़ों के लिए याद किया जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब एमएलए खरीदना या दूसरी पार्टियों को तोड़ना गंदा माना जाता था। लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो था ना भजनलाल जी के टाइम पे, आया राम गया राम। तो लोग शायद कहते थे नहीं, ये गंदा आदमी है, इसने ये एमएलए खरीदता है। पिछले 10 साल में उसको इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। कहते हैं चाणक्य नीति है, मास्टर स्ट्रोक है। सरकारें तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, सरकारें गिराना, ये कहते हैं चाणक्य नीति। अरे इससे ज़्यादा गंदी बात नहीं है राजनीति के अंदर। जनता ने जिसको चुन के भेजा, आप उसको ईडी के डर से, इसके डर से, या करोड़ों रुपया खर्च करके अगर अब तोड़ के अपनी पार्टी में ले आओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खराब है। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी राजनीति में आए थे। दूसरी नॉर्मलाइज कर रहे हैं,
इस बार एक इसको नॉर्मलाइज कर दिया, बहुत खतरनाक है देश के लिए। इसे हमें दोबारा देश को खड़ा करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी 140 करोड़ लोगों की कि एमएलए खरीदना और एमएलए तोड़ना और पार्टियां तोड़ना और सरकारें गिराना, इससे नीच हरकत राजनीति के अंदर नहीं हो सकती। एक मिनट। दूसरा, इस बार इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। अभी तक हम सुनते थे कि चुनाव की पहले वाली रात कत्ल की रात है, पैसे बंटते थे, हर जगह पैसे बंटते थे कि नहीं बंटते थे। इस बार 1 महीने पहले से बंटने लग गए हैं, खुलेआम बंट रहे हैं, चादरें बंट रही हैं, जूते बंट रहे हैं, साड़ियां बंट रही हैं, सोने की चेन बंट रही है। ये चल क्या रहा है? अब इसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे कि खरीदो वोट, वोट खरीदना सही है। कहां जा रहा है हमारा देश? अगर इसके खिलाफ मैं आवाज ना उठाऊं, जब मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं तो कहते हैं केजरीवाल को आजकल गुस्सा बहुत आता है। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, और आपको भी आना चाहिए गुस्सा। आपका देश लुट रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको भी आना चाहिए गुस्सा। तो ये 2 चीजें मोदी जी अब इसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं कि वोट खरीदा जाना चाहिए। ये चाणक्य नीति है। ये चाणक्य नीति नहीं है, ये गंदी बात है, ये पाप है। वोट खरीदना पाप है, एमएलए खरीदना पाप है, सरकारें तोड़ना पाप है, लोगों को पैसे बांट के उनका वोट खरीदना, उनको इन्फ्लुएंस करना पाप है। अरविंद जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है, ऐसा कह रहे हैं आप? हम फिर भी देखो, वो जो मर्जी कर ले, हाँ। उन्होंने सिस्टम को कैप्चर कर लिया। अंत पंत में ये भगवान है, ये जो जनता बैठी है ना, ये तय करेगी, ये देख रही है। जैसे इन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर इतना कीचड़ फेंका, इतना केजरीवाल भ्रष्टाचारी। मैं देखता हूँ आजकल चैनलों पे, आप भी डिबेट करती हैं, आपके भी डिबेट में कई सारे आते हैं, बस सारे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्ष्टाचारी है। उन्हें लगता था ये बेवकूफ हैं, ये देख रहे हैं, ये बड़े सियाने हैं, ये हर आदमी बड़ा सियाना है जनता के अंदर। सुनिए, जब अगर तो इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो मैं जब जेल से आया, जनता कहती केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं करनी चालू की, जनता मुझे गले लगाती थी, बुजुर्ग माताएं रोती थी मेरे को गले लगा लगा के कि जब तू जेल गया था हमने मन्नत मांगी थी तेरे लिए, हम बहुत रोए थे। तो उन्हीं में से एक महिला, एक मिनट, तो इसीलिए जनता जो है वो, आप ये सोचो कि आप बड़े शातिर हो, जनता समझ नहीं रही है, जनता सब समझ रही है। जनता समझ रही है, लेकिन एक महिला भीड़ में मुझे नजर आ रही है जो कुछ पूछना चाहती है। पूछिए जरा सवाल अपना। सर, एक महिला, पहले महिला कोई सवाल पूछना चाह रही थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं जब से पार्टी बनी है तब से मैं पार्टी के साथ हूँ। तब से? और जब से पार्टी आप बनी है, जब से मैं आंदोलन के समय से आपके ही साथ हूँ, और आपका एक एक काम, एक एक मतलब जगह जहाँ जहाँ आपने किया है, ये सब मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जैसा काम आज तक किसी ने किया नहीं है और ना आगे कोई कर पाएगा। जब मैं तीर्थ यात्रा गई थी, आप गए थे तीर्थ यात्रा? गई। थोड़ा सा सबको बताओ क्या रहा। एक हमारी बड़ी अच्छी तीर्थ यात्रा योजना है, अम्मा जी बताओ कहाँ गए थे? शिरडी गई थी मैं। शिरडी गए थे, और घर बस लेने आई थी? हाँ, बस से गई थी यहाँ से। कोई पैसा तो खर्च नहीं हुआ? कोई पैसा नहीं लगा मेरा, और मैं कह रही हूँ अपने जीवन का मैंने सबसे ज्यादा सुखद समय वो ही देखा था। हाँ। और मेरे हस्बैंड भी गए थे, वो रामेश्वरम गए थे, उन्होंने भी आके बहुत तारीफ की, बोले कि मैंने अपने जीवन में ये इतना अच्छा सुख पहली बार देखा है। बस तो मेरे को यही है कि आगे भी आप आएंगे और आपको फिर से ये बुजुर्गों की तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए तो दिल्ली के लोग कहते हैं, लोग 1 लाख लोगों को हमने तीर्थ यात्रा करवाई है जी। हम लोगों ने बुजुर्गों को शिरडी भेजा, रामेश्वरम भेजा, अयोध्या जी भेजा, मथुरा वृंदावन भेजा, हरिद्वार ऋषिकेश भेजा, पुरी जी भेजा, शिरडी भेजा, इन सब चीज़ जगह भेजते हैं। जब मैंने कहा पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाह नहीं, मैं कहूँगा दक्षिणा मिलनी चाहिए, सरकार से मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पुजारियों को जब मैंने कहा, बीजेपी ने मेरा इतना विरोध किया, इतना विरोध किया। मैंने बीजेपी को यही कहा,
भाई मैं 18,000 दे रहा हूँ, तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट तुम तो 36,000 अनाउंस कर दो तुम, और पूरे देश के लिए अनाउंस कर दो कि देश के सारे पुजारियों को 36,000 देंगे, मैं छोटा सा बन जाऊंगा। मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? हर चीज में मेरा विरोध करते हैं। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये मेरा विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मोदी जी आप 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। आप बड़ी लकीर खींचो, मेरे को गाली क्यों देते हो? मैंने 700 स्कूल बनाए, आप 7,000 स्कूल बना दो दिल्ली में, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। मेरे को गालियां, केजरीवाल पता है क्या क्या गालियां देते हैं? केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल क्या आतंकवादी है, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमूना है, केजरीवाल बेशरम है। वो प्रवेश वर्मा कहता है 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। क्या आप लोग इस तरह की राजनीति चाहते हैं? अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी ये भी तो सच है कि वो 2.5 साल से बेचारे कह रहे हैं, भले ही वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर मौलानाओं को, मौलवियों को, इमामों को पैसा मिल रहा है 18,000 रुपए महीना, तो ग्रंथियों को, पुजारियों को भी मिलना चाहिए था। ये एन चुनावी मौके पर जो आपने बॉक्स टिक किया ग्रंथियों और पुजारियों का। मैं जेल में था, जेल से निकलते अनाउंस कर दिया, फिर क्या दिक्कत है इनको? तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर ये कह रहे थे मिलना चाहिए तो तुम भी दे दो ना, तुम दो दे क्यों नहीं रहे? मेरे ऊपर क्यों कीचड़ फेंक रहे हो? केजरीवाल ने क्यों दिया? केजरीवाल कल तक कह रहे थे केजरीवाल दो, अब मैंने दे दिया तो कह रहे हैं केजरीवाल ने क्यों दिया? इनको क्लियर नहीं है ये चाहते क्या है। मनीष जी, ये क्या फैसला भारी पड़ेगा? क्या 83% मुसलमानों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट किया? इमाम गुस्सा हैं, नाराज हैं, उन्होंने बाकायदा धरना प्रदर्शन भी किया, नाराजगी भी जाहिर की, वोट नहीं देंगे, पूरा समाज वोट नहीं देगा, ये सब भी हुआ। इधर बीजेपी हिंदू आउटरीच की कोशिश कर रही है, वो जो परसेंटेज में वोट आपका पिछली दफा था वो घट गया 15 से घटकर 20 में, काफी और परसेंटेज उसकी डाउन हो गई। उस पर कल मैंने डिबेट भी की। एक तरफ हिंदू आउटरीच, हिंदू घटेगा, एक तरफ मुसलमान नाराज हो गया तो कांग्रेस के पास चला जाएगा। इस पर क्या, हालांकि ये सवाल अरविंद जी से होना चाहिए था, क्या इंजीनियरिंग है उनकी, लेकिन आपका गणित क्या कहता है इस पर? 8 तारीख को देख लेना। अभी थ्योरी में क्यों बात करें जी? अगर इन लोगों को हम पसंद होंगे तो हमें वोट दे देंगे, अगर इन लोगों को लगेगा नहीं भाई स्कूल नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, गाली गलौज चाहिए, 8 तारीख को। अच्छा मनीष जी, शिक्षा, हाँ दिव्या। अरुण जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। आप हर मोर्चे पर कहते हैं बीजेपी के पास दूल्हा नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप तो सशर्त जेल से बाहर आए हैं, तमाम पाबंदियां होंगी, फिर आप कैसे अपनी घोषणाओं को? फिर बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी वो कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी। आप लोग अपने आप को मेंटली बीजेपी से दूर करिए। बीजेपी की एक तरह से थोड़ी सी मानसिक हम लोगों की गुलामी हो गई है। बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी बहुत गंदी पार्टी है, बीजेपी से दूर करिए अपने आप को। मैं आता हूँ उस पर। जब मैं जेल से बाहर आया, मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मेरे को इस्तीफा देने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन मेरे दिल के अंदर मेरा जनता से जो रिश्ता है ना, ये बहुत पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते को आप महसूस नहीं कर सकते, मैं महसूस करता हूँ। जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे को छोड़ दिया, लेकिन ये जनता क्या सोचती है मेरे बारे में? इन्होंने इतना कीचड़ फेंका, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, टीवी में 24 घंटे चलता है केजरीवाल। मुझे लगा अगर जनता मेरे को भ्रष्टाचारी मानती है तो मैं इस सीट पे कभी नहीं बैठूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा भाई अगर आप मेरे को ईमानदार मानते हो तो मेरे को वोट देना, अगर आप बेईमान मानते हो तो वोट मत देना। अगर वोट दे के दोबारा जिताओगे तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, ये सोच के भाई तुम मेरे को ईमानदार मानते हो। नहीं, अच्छा अरविंद जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि आपने जनता की अदालत में तो खुद को सौंप दिया, भाई जनता तय करेगी केजरीवाल भ्रष्टाचारी है कि नहीं। आपने ये क्यों नहीं कहा कि अदालत जिस दिन कह देगी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा? 15 साल लगेंगे, या तो आप फास्ट ट्रैक करा दो। तो 15 साल, भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली थी, याद होगा आपको, जब मनीष सिसोदिया जी की बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो आज देश के जो चीफ जस्टिस हैं
जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने कोर्ट में एक लाइन बोली थी, ये केस ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह है, ये केस निचली अदालत में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? अगले दिन हेडलाइन छपी थी। उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अरेस्टिंग अवैध नहीं है, वैध है। सीबीआई वाली अरेस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जायज माना था। केस में दम है कि नहीं है? देखो, टेक्निकली अरेस्ट वो आपको भी कर सकते हैं। रात को अरेस्ट कर लेंगे, जब कोर्ट में जाएगा तो टेक्निकली कहेंगे अरेस्ट वैलिड है। लेकिन केस में दम है क्या? आपने कुछ गलत काम किया क्या? उस पे जस्टिस संजीव खन्ना की टिप्पणी थी कि ये केस मेरिट्स पे 2 मिनट नहीं टिकेगा। मेरिट्स पे केस नहीं टिकेगा। वरुण, काफी रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे सवाल आपसे जानना चाहते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, इस बार दिल्ली की राजनीति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, थोड़ा माइक क्लोज ले, एक अरविंद केजरीवाल ने एक नैरेटिव सेट कर दिया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें फ्री की सेवाएं, फ्री की तमाम चीजें देने की बात कही। वही स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी भी आज की डेट में तमाम योजनाएं चल रही हैं कि हम ये दे देंगे, कोई कह रहा है हम 2,500 देंगे, कोई कह रहा है गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिया जाएगा, 8,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये फ्री की राजनीति जो दिल्ली का नैरेटिव बन गया है, आपको लगता नहीं मुद्दों की राजनीति भटक गई है? यही तो मुद्दे हैं। अच्छी शिक्षा देना, फ्री देना, अच्छा इलाज करवाना, फ्री करवाना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको फ्री बस सेवा देना, नीरव मोदी को पैसे लेके भगाना नहीं, विजय माल्या को पैसे लेके भगाना नहीं, सारे ठेके अडानी को देने नहीं, वो गंदी राजनीति है। देखिए, सरकार के पास पैसा आता है, आप ही देते हो पैसा, टैक्स देते हो। वो पैसा 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक हो सकता है कि हम अपने मिडिल क्लास को, हम अपने गरीब तबके को सुविधाएं दें, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, सड़कें बनवाएं, पानी दें, जो हम कह रहे हैं। दूसरा तरीका है सारा उठा के अडानी को दे दो और फिर उसको लोन दे दो और थोड़े दिन के बाद उसका लोन माफ कर दो। हमने पहला तरीका अपनाया, इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। आप हमेशा कहते हैं कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, मंदिर जाते हैं, तमाम पार्टी के लोग आपके जानते हैं। क्या इस बार आपके हिसाब से आपके हनुमान कौन है जो आपको संजीवनी देना चाहते हैं? हनुमान तो हनुमान ही है, एक ही है हनुमान जी तो। और भगवान जो है सबके दिल में बसते हैं, सबकी आत्मा में बसते हैं, तो यही भगवान है। हनुमान जी के भक्त हैं आप? मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। कौन सी चौपाई आपको सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा कौन सी चौपाई याद आती है आपको? देखिए, उनको संकट मोचन कहा जाता है। इन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि कभी मुसीबत में फंसो तो सरेंडर कर दो हनुमान जी के सामने। संकट मोचन है, आपके संकट दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व भी है क्या? मेरा कोई फिर ये सॉफ्ट हिंदुत्व। हाँ। अब बताइए, मैं इनको बुजुर्गों को अगर तीर्थ यात्रा भेजता हूँ, ये सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या? ये गंदे शब्द हैं, इनको मत करो। ये उन्हीं को मुबारक, हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व। पता पल्लवी, मेरा सवाल सौरभ से और मनीष जी से है। सौरभ, मेरा सवाल ये है, ठीक बात है मोहल्ला क्लिनिक बना, फ्री में दवाइयाँ लोगों को मिली, और आरोप भी लगे कि बहुत फर्जी टेस्ट भी हुए, फर्जी दवाइयाँ मिली, ये तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल ये कि भारत सरकार आयुष्मान योजना चलाती है, कई राज्यों में है, और उसका बड़ा लाभ लोगों को मिलता है, जिसमें कई गंभीर बीमारी आती है। आप दिल्ली में इसे क्यों नहीं लागू करते हैं? क्या आपको लगता है कि इसको लागू कर देने से आम आदमी पार्टी का जो क्रेडिट है वो कहीं कम हो जाएगा, और इसीलिए इस बार ये अनाउंस किया गया कि हम संजीवनी योजना लेकर आएंगे? मैं आपको 2-3 सवाल आपके हैं, मैं तीनों का जवाब देता हूं। अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों की दवाइयों के ऊपर जो आरोप लगे, जिसमें मुकदमे भी दर्ज हुए, उसमें 8 महीने बाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ गई कि उनमें से एक भी दवाई स्पूरियस ड्रग नहीं थी, सारी की सारी ड्रग्स ठीक थी। ये रिपोर्ट आ गई, हाई कोर्ट के सामने आ गई, और हाई कोर्ट ने जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन कंपनियों को वापस रखो। ये ऑर्डर है। दूसरा, जो कहा गया कि फेक टेस्ट हुए, ये भी डिपार्टमेंट की ही रिपोर्ट है। वो फेक टेस्ट क्यों कहा जा रहा है, आप उसको समझिए। ये कहा गया कि जिसका टेस्ट हुआ उसका फोन नंबर गलत है, इसलिए वो आदमी नकली है। अभी जो टेस्ट होते हैं, ये जो जेल के अंदर हमारे प्रिजनर्स होते हैं, उनके भी होते हैं। अब जेल में मोबाइल तो होता नहीं। जैसे मैं जेल में था, मेरा टेस्ट होता था,
मेरे पास तो वहाँ फ़ोन नहीं था, तो मेरे पास जब फ़ोन नहीं था तो वो डॉक्टर उसमें सॉफ्टवेयर में कंपलसरी है कि आपको फ़ोन नंबर लिखना है, तो उसमें फिर डॉक्टर अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो जितने भी मरीज थे सब में आपको एक ही नंबर मिलेगा, तो कह देते हैं ये फर्जी है। ये भी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि वो या तो जेल के प्रिजनर्स का था या डॉक्टर्स या नर्स ने अपने नंबर डाले थे। जैसे कई बार बुजुर्ग औरतें आ जाती है, गरीब आ जाते उनके पास नहीं होता फोन नंबर, वो था। तीसरी बात आई आयुष्मान भारत की, जिसमें आपका सवाल ये था कि गंभीर बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत में हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप इस बात का जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत जो संसद है हमारी पंचायत, उसमें मिला। इसी सेशन में सवाल था कि पिछले 1 साल में कितने लोगों का इलाज आयुष्मान भारत पे हुआ और उस पर कितना खर्चा हुआ। आप जवाब सुनिए क्या था। आयुष्मान भारत के अंदर करीब 5.5 करोड़ लोगों का इलाज हुआ और उसके ऊपर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अगर आप भाग करेंगे तो 12,500 रुपए एक आदमी के ऊपर खर्च हुआ। आप मुझे एक गंभीर बीमारी या ऑपरेशन बताइए जो 12,500 रुपए में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सारा का सारा फ्रॉड। और क्यों है? वो परसों अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया एजुकेशन का, तो उन्होंने क्या कहा, दिल्ली में सारी की सारी सरकारी पढ़ाई जरूरतमंदों के लिए फ्री, जरूरतमंदों के लिए। अभी जो है दिल्ली के अंदर सारी की सारी सरकारी पढ़ाई सबके लिए फ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी स्कूलों में फीस लगाई जाएगी और जो जरूरतमंद बीजेपी को लगेगा उसको फ्री किया जाएगा। यही आयुष्मान भारत का फ्रॉड है। इन्होंने क्या किया, तमाम राज्य सरकारों के सरकारी अस्पतालों को पेड बना दिया, वहां फ्री नहीं है। दिल्ली के अंदर ओपीडी फ्री है, दवाई फ्री है, टेस्ट फ्री है, सर्जरी फ्री है, इम्प्लांट सब फ्री है। आप यूपी चले जाइए, गुजरात चले जाइए, सब चीजों की पेमेंट है। तो क्या किया, पहले सरकारी अस्पतालों को पेड कर दिया, फिर 10% जनता को जो इनको लगते हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए कि तुम अपना फ्री में करा लो, 90% जो है पैसे देंगे। तो ये तो फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल जिस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, संजीवनी योजना, उसमें हम ये कह रहे हैं 60 साल से ऊपर कोई भी आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबका सारा इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री किया जाएगा। आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराइए, खर्चा दिल्ली सरकार देगी। खर्चा दिल्ली सरकार देगी। लेकिन हाँ, मनीष जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स में, बहुत सारे आपके बयानों में और बहुत सारे आपके कुलीग्स के जरिए ये कहते हुए पाया, शिक्षा क्रांति का दिल्ली में कोई अगर जनक है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का, तो वो चेहरा मनीष सिसोदिया का है। ऐसा आप मानते हैं कि दिल्ली में शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में शिक्षा में क्रांति वाले असल हीरोज तो दिल्ली के टीचर्स हैं। हमने तो बस थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया जो पहले सरकारें नहीं करती थी। अरविंद केजरीवाल जी से जब 2015 में बैठ के हम सब लोगों का डिस्कशन हुआ सरकार बनने के बाद कि भाई प्रायोरिटीज कहाँ होंगी, तो उनका मतलब मैं उन शब्दों में याद करना मुश्किल है, बट एजुकेशन 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 कि भाई एंटरटेनमेंट 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 की तरफ एजुकेशन 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 पहले एजुकेशन को प्रायोरिटी पे लो, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो परिवारों की तरक्की होगी, बच्चे पढ़ेंगे तो दिल्ली की तरक्की होगी। तो हमने तो फैसिलिटेट किया। टीचर्स तो वही हैं, टीचर्स को अच्छे स्कूल नहीं मिलते थे। मैं स्कूलों में जाता था, वहाँ पे मुझे महिला टीचर्स ने कहा कि सर हम 8 घंटे के लिए आते हैं, 8-9 घंटे स्कूल में रहते हैं। ये लड़कियाँ लड़के आते हैं 8-8 9-9 घंटे स्कूल में रहते हैं, ये वॉशरूम तक नहीं है, हम कहाँ जाएं? पड़ोस के घरों में टीचर्स वॉशरूम जाते थे। तो हमने तो फैसिलिटेट कर दिया, उनको दुनिया भर का एक्सपोजर दिया, दुनिया भर के अच्छे कॉलेजेस दिखाए, दुनिया भर के अच्छे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखाए। टीचर्स ने कमाल कर दिया। क्रांतिकारी तो टीचर्स हैं। क्रांति। लेकिन मनीष जी जो क्लेम है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में 6 लाख बच्चों को ना कॉपी किताबें मिली, ना दूसरी सामग्री मिली। नगर निगम के स्कूलों में नगर निगम भी, लेकिन अभी तो आप ही के पास है, 2 ही साल से है ना। 2 साल से 75 साल तो इनके पास था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट। 15 साल उसके पहले बीजेपी का शासन था।
मैं चैलेंज करता हूं उन 15 सालों में वो एक काम बता दें बीजेपी वाले जो उन्होंने 15 साल में एमसीडी में करा और वो उस पे वोट मांगे। नहीं, इसमें राज्य सरकार के भी स्कूल हैं सर। मैं आ रहा हूँ एक काम उन्होंने नहीं करा। अब हमारी 2 साल, उन 15 सालों में इन्होंने इतना लूटा एमसीडी को, इतना लूटा एमसीडी को। जब हमारी सरकार बनी एमसीडी में, हमने देखा नीचे तक सारा खजाना लूट के ले गए, कुछ नहीं बचा था। जब उनकी सरकार थी 8-8 महीने 9-9 महीने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। 12 महीने सफाई कर्मचारी धरने पे रहते थे, किस लिए? हमारी तनख्वाह दे दो। अब जब से 2 साल से हमारी सरकार बनी है, धीरे धीरे हमने फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करना चालू की है। अब हर महीने पहले हफ्ते में सभी कर्मचारियों के अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है। अरविंद जी, आपने पॉलिटिकल प्लान जब लिया तो मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो ज़माना सबको याद है कि बहुत आरोप लगाए आपने उस सरकार पे, मनमोहन सिंह पे। अब जबकि मनमोहन सिंह नहीं है, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। आपको लगता है कि जो आरोप आपने मनमोहन सिंह पे लगाए थे वो उसमें दम नहीं था, क्योंकि वो साबित भी नहीं हुए बहुत सारे आरोप? अब आपको कभी लगता है कि एक कदम आगे बढ़ के, चूंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का, आपने बेजा आरोप लगा दिए मनमोहन सिंह पे? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी, मैंने जेल के अंदर सभी प्राइम मिनिस्टर्स को स्टडी किया, आज़ादी से लेकर आज तक, और मैं मनमोहन सिंह को आई ट्रीट हिम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स दिस कंट्री हैज़ हैड। वो बहुत पढ़े लिखे थे। नेता का पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बिकॉज गवर्नेंस बहुत टेक्निकल हो गई है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत पढ़े लिखे थे, ईमानदार थे, नीयत साफ थी, और जिस तरह से वो न्यूक्लियर डील उन्होंने डील की, उन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा दी। सरकार बचे ना बचे, मैं देश के लिए न्यूक्लियर डील करवा के लाऊंगा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बाकी स्पेसिफिक्स में मत जाइए, क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्कस नहीं होगा। शीला जी दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री थी, आज वो नहीं है। बहुत लोग उनके शासनकाल को भी याद करते हैं। आपको लगता है कि शीला दीक्षित ने काम तो ठीक किया था? आप पॉलिटिकल एडवर्सरी थे, आपने उनको शीला जी की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत शरीफ महिला थी। मैं अपनी विधानसभा में आजकल डेली जा रहा हूँ, जहाँ से शीला जी भी लड़ती थी, और मेरी कोई भी मीटिंग की स्पीच उठा के देख लीजिए हमारी विधानसभा की, हर जगह मैं शीला जी का जिक्र करता हूँ, और हर जगह मैं बोलता हूँ कि वो बहुत शरीफ महिला थी, शराफत से चुनाव लड़ती थी। पिछले 10 साल से मैं भी शराफत से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज का दौर जब 1100 रुपया खुले बांटे जा रहे हैं, चादरें बांटी जा रही हैं, साड़ी, शीला जी ने कभी ये सब नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। हम शराफत से चुना, हम पॉलिटिकल अलग हो सकते हैं अलग अलग पार्टी में, लेकिन गंदगी नहीं मचाई हम लोगों ने, जो अब मच रही है। तो ज्यादती हो गई क्या सर शीला दीक्षित के साथ, आरोप प्रत्यारोप में, पॉलिटिकल ग्राउंड पर? या न्याय करने वाले या अन्याय करने वाले, वो तो यही लोग हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने क्या डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया। जनता जनार्दन है। जैसे आजकल संदीप दीक्षित जी से जब पूछा जाता है चुनाव क्यों लड़ रहे हो, तो वो कहते हैं मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, माँ की हार का बदला। तो हराया तो इन्होंने था, तो वो जनता से बदला ले रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं हराया। केजरीवाल था क्या उस टाइम? एक टुच्चा सा आदमी था। सड़क की राजनीति करते थे हम लोग, सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहते थे हम लोग। इन लोगों को पता नहीं क्या दिखा मेरे में, इन्होंने जिता दिया। मेरे में तो कुछ था ही नहीं। शीला जी को हराने वाले ये लोग हैं, मैंने नहीं हराया शीला जी को। मैं आज भी तो इनसे पूछो ना। वो अब संदीप दीक्षित जी जनता से बदला लेने के लिए पहुंचे, तुमने क्यों हराया? अब मैं सिखाऊंगा तुमको, देख लो भाई। अरविंद जी, दो छोटे सवाल एक साल पूछ लेता हूं। आपने कांग्रेस के साथ भी डील करके देख लिया 2013 से, जब आप सरकार से बातचीत कर रहे थे लोकपाल पे। उसके बाद मोदी जी की सरकार आ गई, तो कांग्रेस बेटर लगती है आपको एज पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी? और एक दूसरा, जनता बेस्ट लगती है। जनता बेस्ट है। ये जनतंत्र है, जनता का शासन है, कांग्रेस का शासन नहीं है।
बीजेपी का शासन नहीं है, आम आदमी पार्टी का शासन नहीं है, केजरीवाल का शासन नहीं है, मोदी जी का शासन नहीं है, इनका शासन है। अच्छा आपने जब सबसे पहली बार चुनाव लड़ा था तो बहुत ही नई नवेली आपकी पार्टी थी। 2012 में आपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूट की थी और हम डिबेट किया करते थे उस वक्त। तो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट सब आते थे स्टूडियो में, सब कहते थे 2 से 5 सीटें भी जीत जाएं तो बड़ी गनीमत है। आपकी 28 सीटें आई। कभी सोचा था कि आप पहली बार चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बन गए? ये एवर यू इमेजिन? कभी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। और मैं कुछ पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में जो इन लोगों को पता नहीं मेरे में क्या दिखा। पुण्य होंगे माना। अरविंद कुछ पूछना चाह रहे? बस एक सवाल जो छूट गया। अरविंद जी, आप पहले आपने एक तस्वीर लगाई थी अपनी और बगल में शीला जी की जब आप चुनाव में उतरे थे। आजकल आपने तस्वीर अपनी लगा दी है और बगल में लिख दिया गाली गलौज पार्टी। अब बीजेपी, आपकी प्राइम ओपोनेंट तो बीजेपी दिखती है ईमानदारी से, क्योंकि एक दूसरे को असेस भी करते हैं लोग, पॉलिटिकल एडवर्सरी को भी। कभी आपने सोचा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये फला नेता अगर होगा तब चुनाव इंटरेस्टिंग होगा? कोई एक नाम आपके दिमाग में आता है ऐसा बीजेपी में? आता है भाई। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं कि राजीव जी, पहले मैं बता दूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जोरदार तालियां हो जाए भाई इस बात पर। बहुत शुक्रिया। आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, कुछ भी एडिट नहीं करते, बस माइक घुमा देते हैं। और आजकल ईमानदार पत्रकार का कुछ दूसरा ही मतलब निकाला जाता है। हाँ, वो जो भी निकालते हैं गलत है। मेरे को याद है कई स्टेट के चुनाव थे जिसमें आपके माइक ने हमारे खिलाफ भी बहुत बोला था, लेकिन उसका हमने बुरा नहीं माना। अभी भी बोलते, क्योंकि जनता की आवाज़ है। तो आज भी आप ईमानदारी से इधर भी माइक घुमा देते हैं, उधर भी घुमा देते हैं, आप एडिट नहीं करते। पूछिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करते। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो आटा उड़ाते हैं, अरविंद केजरीवाल चक्की ही उड़ा देते हैं। जो मामला नहीं भी हो वो ऐसा बखेड़ा खड़ा करते हैं, 11,000 शाहदरा में वोट कट रहे जी, इतने जुड़ रहे जी, इतने हो रहे जी। नहीं, वो सही। दरअसल वो ये कहते, दरअसल अरविंद केजरीवाल इतने माहिर खुद है, ये पहले ही, अभी जब तक सब कुछ होता है, ये जुड़वा चुके हैं दिल्ली की 70 सीटों पर अपने, और ये ना पकड़ जाए इससे पहले हल्ला करने लगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने सबूत के सामने पेश किया कि किस तरह से शाहदरा के अंदर अपने लेटर हेड पे अपनी मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी एक ही चिट्ठी से 11,000 वोट आम आदमी पार्टी के कटवा रही थी। ये हमने सबूत दिया। उसके बाद हमने शोर मचाया, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर हम शोर ना मचाते, अगर हमें वो पता नहीं चलता, आप सोच नहीं सकते राजीव जी इस चुनाव का क्या नतीजा निकलता। और ये केवल वहां नहीं हो रहा था, पालम में, विजवासन में कम से कम 15 विधानसभाएं हमने निकाली जहां कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 6,000, कहीं 5,000 वोट कटवाने की एप्लीकेशंस डाली गई। सब रुक गया, शोर मचाने की वजह से रुका। क्या आपको तो वाकई अब लगता मैं ये समझाऊं कि भारतीय जनता पार्टी का 3 सूत्री फॉर्मूला है। ये बहुत लाखों की संख्या में विपक्षियों के वोट कटवाते हैं, लाखों की संख्या में फर्जी वोट ऐड करवाते हैं और फर्जी वोट डलवाते हैं और पैसा बांट के वोट खरीदते हैं। ये 3 pronged फॉर्मूला है। मेरा दिल कहता है इसी से ये हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीते हैं। जन समर्थन इनके साथ नहीं था। लेकिन अरविंद जी, लगातार राजीव कुमार सीसी हैं अपने देश में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी के साथ बाकायदा स्क्रीन पर समझा देते हैं, देयर इज नो एडिशन, देयर इज नो डिलीशन पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी, देयर इज अ फॉर्म 6, देयर इज अ फॉर्म 7 फॉर विच आपको एडिशन और डिलीशन के लिए बेल हो जाएगा, 2%, 4%, सारा गणित समझा गए, वो हो ही नहीं सकता। टू बी फेयर टू हिम, हमने शोर मचाया, उन्होंने रुकवा दिया। तो जब हमने शोर मचाया, उन्होंने रुकवा दिया, तो इसका मतलब ये कि इस सिस्टम को ट्वीक करना और इस सिस्टम को मैनिपुलेट करना संभव है। ये होता है, हो रहा है बड़े स्केल। अगर हमें पता नहीं चलता, ये हो गया होता। और चुनाव के नतीजे, राजीव रंजन जी तो माइक घुमा के कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, जीत जाती बीजेपी। तो ये आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं तो कह रहा हूँ टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर राजीव कुमार, हमने जब उनको अप्रोच किया, उन्होंने रुकवा दिया ये।
उनके इंटरवेंशन से ये वोट कटने का, और ऐड अभी कल लिस्ट आई है, हम देखेंगे कितने ऐड हुए, लेकिन कटने का सिलसिला रुक गया था। हाँ। मानक, तीनों से मेरे छोटे छोटे सवाल है। पहले अरविंद जी आप ही से, ऐसा लगता है सारे विश्लेषकों को और दिल्ली के लोगों को भी कि आप कांग्रेस के साथ आपका खट्टा मीठा सुविधाजनक एक रिश्ता रहता है। 2013 में उनके समर्थन से आप मुख्यमंत्री बन गए, फिर राज्यों में उनको हराते हैं, लोकसभा में उनसे गठबंधन कर लेते हैं, इस बार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद फिर से आप कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो कांग्रेस से अपने रिश्ते के बारे में दिल्ली की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक ही रिश्ता है, जनता से रिश्ता है, किसी पार्टी से रिश्ता नहीं है, किसी नेता से रिश्ता नहीं है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जिस दिन मेरा रिश्ता इन लोगों से टूट गया, कोई पार्टी कोई बेमानी, सब कुछ बेमानी है। जनतंत्र में रिश्ता जनता से ही होता है और कोई रिश्ता नहीं। इंडिया गठबंधन है अभी या नहीं है? मुझे नहीं पता, वो इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद तय करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। सौरभ भारद्वाज, अब सौरभ से ये सवाल ऐसा लगता है कि पूरा देश पूछना चाहता है। ईवीएम आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो विधानसभा में आपने ईवीएम खोल के दिखा दी थी। इस बार ईवीएम को लेकर भरोसा है या अभी भी आप अपनी उस थ्योरी पर कायम है कि हैक हो सकती है और होती है? देखिए, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये पार्टी की थ्योरी नहीं है। मेरा मानना ये है कि दिल्ली के चुनावों में इतना एक तरफा चुनाव होता है कि ईवीएम की छोटी पोटी मैनिपुलेशन भी जो है वो जनता का प्यार पार कर देती है, मेरा ये मानना है। और क्योंकि इतना बड़ा जो है हवा चल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क बीजेपी लेगी कि एक तरफे चुनाव को वो आम आदमी पार्टी को हरा के ईवीएम में दिखाएं, इसलिए वो रिस्क ये दिल्ली में नहीं। बाकी राज्यों में ईवीएम हैक होती है। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा सौरभ ने, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। मैं जनता को कहना चाहता हूँ, जो मेरी एनालिसिस है, ईवीएम से ये लोग 8 से 10% की गड़बड़ करते हैं, ठीक है। कई लोग ये सोच के घर बैठ जाते हैं कि वोट डालने से क्या फ़ायदा। मेरे को कई लोग मिलते हैं जब मैं जाता हूँ जनता में, सर वोट डालने से क्या फ़ायदा, वोट आपको डालते हैं जाता उधर है, वोट आपको डालते हैं जाता उधर है, कहते हैं ना लोग। घर मत बैठ जाना, ये 10% की गड़बड़ करते हैं, आप 15% से जिता देना तो जीत जाएंगे हम लोग। तो इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना, सारे एक एक आदमी को, आम आदमी पार्टी का एक एक वोट बाहर निकलना चाहिए कि उनका 10% हम क्रॉस कर जाएं। ठीक बात, करेक्ट सर, यही तरीका है इसको फेल करने का। पर अगर बेईमानी होती तो आप 67 और 62 थोड़े जीतते। तो वो लोगों ने 10% का बैरियर क्रॉस कर लिया। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री आप बने, अब उसके बाद आपको इस्तीफा देना पड़ा, अरविंद जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे और बाकी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि उनकी कैबिनेट में किसको क्या काम मिलना है। अभी तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का भी फैशन है अरविंद जी, ये दिखेगा दिल्ली में भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी हर जगह 2 उप मुख्यमंत्री बना देती है। देखते हैं, पहले चुनाव लड़के जीत जाते हैं, उसके बाद तय करेंगे। अच्छा, फाइनल आंकड़ा, इसी पर एक कंफ्यूजन है, वो भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें तो लगाई हैं आपके ऊपर, क्या अगर आप जीतते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि भैया अब तो मैंडेट आ गया, हमको काम करने दीजिए? तो वो शर्तों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। पहली चीज़ तो इन्होंने 10 साल में कौन सी काम रोकने की कौन सी कोशिश नहीं की, सारी कोशिशें की, काम करे ना सारे। मैं जेल में था तब भी दिल्ली में फ्री बिजली रुकी नहीं, मैं जेल में था तब भी 24 घंटे बिजली रुकी नहीं। इन्होंने सब कुछ करके देखा। शर्तें तो छोटी सी बात है यार, हो जाएगा, ये भी पार कर लेंगे। 67-62 से ऊपर अरविंद जी, 67-62 से ऊपर या नीचे? फिर से मैंने कहा, अहंकार मत करो, जनता के ऊपर छोड़ दो, जनता को जो सही लगेगा। हमारा मकसद जनता के दिल में जगह बनाना है। राजीव जी, हमारा मकसद जनता का दिल जीतना है, चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है। एक सवाल सौरभ जी से जी। मुझे पता चला कि आपकी पार्टी ने कोई इंटरनल सर्वे कराया था जिसमें विधायक के तौर पर आप अपने नेता अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा लोकप्रिय अपने विधानसभा क्षेत्र में है। सही है, सही है, सही है। तो ऐसा आपने क्या किया कि वैसे बहुत सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी अध्यक्ष ज्यादा अच्छा काम अपने इलाके में करते हैं, तो क्या इनसे अच्छा काम आपने जीके में किया या क्या ऐसा किया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अरविंद जी आपसे सवाल है,
आप फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब की चर्चा करते रहते बस छोटा सा जवाब दे लेकिन दीजिए। दिल्ली के युवाओं की नौकरी का सवाल बहुत बड़ा है और रोजगार सारे प्रदेशों में बहुत बड़ा सवाल है। मैं जाता हूं तो बच्चे अक्सर से ये पूछते हैं कि भाई केजरीवाल खाली फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को फ्री स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब बातें तो करते हैं, लेकिन जो मूल और जो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के रोजगार की है, इस बार अगर आपकी सरकार बनती, 10 साल में तो शायद आपने उतना अच्छा नहीं किया रोजगार के मामले में, इस साल बनती है तो क्या आप कुछ अच्छा या क्रांतिकारी कदम इसके लिए उठाएंगे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। अभी हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा और सबसे अहम वादा हम जो करने जा रहे हैं कि अगले 5 साल में हम बाकी तो सारे काम करेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत तौर पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी मेरे बच्चों को रोज़गार का इंतजाम करवाना। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ जैसे शुरुआत की थी, आगाज किया था, वैसे ही खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एक मिनट। रोज़गार मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने जो कहा कि अभी तक तो नहीं किया, ये गलत बात है। कोरोना के टाइम याद करो, जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारी दुकानें बंद हो गई थी, सारे वो, उस वक्त हमने जॉब पोर्टल क्रिएट किया था जिसके ज़रिए 12 लाख युवाओं को रोज़गार मिला था। हमारे पास लिस्ट है पूरी की पूरी। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, 2 साल में 47,000 बच्चों को सरकारी नौकरी और 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट रोज़गार का इंतजाम कर दिया है। तो रोज़गार का इंतजाम करेंगे, इसके लिए हमारी पूरी टीम को मैंने लगाया हुआ, हम इसके ऊपर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। कि आप ऐसे इतने पॉपुलर क्यों हैं? सौरभ भाई शॉर्ट में 10 सेकंड में कह दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। कहिए ना, वो मोस्ट पॉपुलर वाला जो पूछ रहे हैं राजीव जी। मोस्ट पॉपुलर कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। बेस्ट